अपने राजनीतिक हथकंडे के लिए, राजनीति मुनाफे के लिए और अपना साम्राज्य कायम करने के लिए थर्ड वर्ल्ड और लगातार जो विकासशील देश है उन पे अपनी बर्बरता दिखा रहा है। किस लिए दिखा रहा है? क्या इसमें ये साफ नहीं दिखा रहा है कि नेतन्याहू को भी अपना राजनीति की रोटियां सेकनी है? क्या इसमें नहीं दिखा रहा है कि यूएसए को अपने तेल पर कब्जा करने के लिए वो लगातार फिलिस्तीनी पर हमला करने के लिए बढ़ावा दे रहा है? नहीं, वो लिबरल है, इतने ही डेमोक्रेटिक है, इतने ह्यूमैनिटेरियन है, तो इस हमले के खिलाफ वो बोलते, इस हमले के खिलाफ इजराइल का पक्ष नहीं लेते। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और अभी हम मौजूद हैं इजराइल एम्बेसी के बाहर, खान मार्केट मेट्रो के बाहर, और पास में ही यहाँ इजराइल एम्बेसी है। आपको बता दें कि फ़िलिस्तीन और इजराइल का जो आपस में युद्ध चल रहा है, इसको लेकर भारत में तमाम जो है यूनिवर्सिटी के छात्र जो है अब सड़क पर आ चुके हैं। और आपको बता दें कि एक बार फिर से दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र सड़क पर हैं, इजराइल एम्बेसी के बाहर जो है प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। और इनका साफ वही मांग है कि इजराइल जो है अत्याचार कर रहा है फ़िलिस्तीन पर, फ़िलिस्तीन निर्दोष है, फ़िलिस्तीन के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे? यहाँ पर जो है आप लोग तनावपूर्ण माहौल बना रहे हैं, इजराइल एम्बेसी के बाहर ही इस तरह के प्रदर्शन करेंगे, इससे कोई फ़ायदा होगा? देखिए, इजराइल ने पूरे जो गाज़ा पट्टी है वहाँ पे तनावपूर्ण माहौल छोड़िए, वहाँ पे बम फेंके हुए हैं, हॉस्पिटल पे बम फेंका हुआ है, वहाँ के बच्चों की दिल की धड़कनें थम नहीं रही हैं इसी डर के माहौल में। और आप कह रहे हैं कि हम इजराइल एम्बेसी के बाहर तनावपूर्ण माहौल बना रहे हैं। पहली बात तो आज ये समय है कि हम मानवता को, ह्यूमैनिटी को बचा पाएँ। जहाँ जहाँ इस तरीके के अन्याय, जहाँ जहाँ इस तरीके का सिर्फ अपने राजनीतिक हथकंडे के लिए, राजनीति मुनाफे के लिए और अपना साम्राज्य कायम करने के लिए अगर मासूमों पे हमले होंगे तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, न्याय पसंद लोगों की जिम्मेदारी है, वो इन सब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए और इस तरीके के बर्बर हमले के खिलाफ बोले। इसलिए आज हम इजराइल 7 अक्टूबर को जब फ़िलिस्तीन ने, हमास ने रॉकेट दागे थे सोते हुए, तब इजराइल के मासूमों की भी जान गई थी, वहाँ पे भी औरतों की जानें गई थी और तमाम लोगों की जानें गई थी एकाएक जब 5000 लगातार रॉकेट पड़े हैं। देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से इजराइल का जो रवैया है और उसको जो समर्थन प्राप्त है यूएसए का और अन्य साम्राज्यवादी ताकतों का, उससे समझ में आता है। आप उठा के देख लीजिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए, लगातार इजराइल ने फिलिस्तीनी जो कि मासूम है, जो एक गाज़ा पट्टी में छोटी सी जगह पे रह रहे हैं, लाखों लोग रह रहे हैं, वो कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी का शिकार हैं, दशकों से शिकार हैं, उस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि इतने सालों से, इतने दशकों से क्यों इजराइल जो है बर्बरता से शोषण करता रहा है, शोषण नहीं अति शोषण करता रहा है। मैं इस प्रोटेस्ट में पहली बार नहीं आई हूँ, पहले भी मैं 4 से 5 बार लगातार इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पे लगातार हमले के खिलाफ हम लोग प्रोटेस्ट करते रहे हैं। ये साबित होता है कि पहले भी इतिहास में इजराइल ने फिलिस्तीन के लोगों पे अटैक किया है। आप देख लीजिए, जो बम फोड़े गए हैं, लगातार लाखों लोगों को कह दिया गया आप दक्षिण की ओर चली जाइए, जो कि उस गाज़ा पट्टी के आधी से ज़्यादा आबादी है। ये किस तरीके की बर्बरता है? ये किस तरीके की मानवता है? हम लोग 21वीं शताब्दी में जीते हैं, पर आज भी जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो साम्राज्यवादी ताकत है यूएसए, वो पूरा का पूरा समर्थन दे रहा है इजराइल को। वो बड़े-बड़े, आपको पता है कि इजराइल एक बेहद ही मजबूत देश है, उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। ये जानते हुए भी फिलिस्तीन का उस पर अटैक करना एक वो हो गया कि चुनौती देना, शेर के मुंह में हाथ डालना हो गया। देखिए, यही बात मैं कह रही हूँ कि हमारा पूरा जो विश्व व्यवस्था है वो इस तरीके से बटी हुई है कि जिनके पास रिसोर्सेज है, जिनके पास सारे के सारे तमाम संसाधन है, वो गरीब, थर्ड वर्ल्ड और लगातार जो विकासशील देश है उन पे अपनी बर्बरता दिखा रहा है। किस लिए दिखा रहा है? क्या इसमें ये साफ नहीं दिखा रहा है कि नेतन्याहू को भी अपना राजनीति की रोटियां सेकनी है? क्या इसमें नहीं दिखा रहा है कि यूएसए को अपने तेल पर कब्जा करने के लिए वो लगातार फिलिस्तीनी पर हमला करने के लिए बढ़ावा दे रहा है, अपने बेड़े भेज रहा है? तो हम लोग ये साफ कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो अर्थव्यवस्था है, जो असमानता पर आधारित है, जहाँ पर कुछ पूंजीपति ताकतों का वर्चस्व है, जहाँ पर पूरा साम्राज्यवाद फैलाने का पूरा हथकंडा, पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी है, मैं आपको साफ कर देना चाहती हूँ, ये सिर्फ फिलिस्तीनी के पक्ष में नहीं है। इस तरीके के न्याय पसंद लोगों को आवाज़ उठाना इसलिए ज़रूरी है, इस तरीके के प्रोटेस्ट करना इजराइल एम्बेसी के खिलाफ, एम्बेसी के बाहर, ये सिर्फ फिलिस्तीनी के पक्ष में नहीं है। ये तो हम चाहते ही हैं कि वहाँ पर दोनों कम्युनिटी के बीच में
कायम एकता कायम हो, दो ही रास्ते हो सकते हैं, या फिर वो अपने सारे संसाधन जो है युद्ध में गवा दे, या फिर एकजुट होकर बातचीत के जरिए समाधान हो। ये सोचना पड़ेगा वहाँ की कम्युनिटी को। वहाँ की जो सरकारें हैं, वहाँ की जो इंपेरियलिस्ट ताकतें हैं, वो तो अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। वो चाहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा दबा हुआ हिस्सा है, चाहे वो बातचीत के मापदंड क्या रखना चाहती हैं आप? कह रही हैं बातचीत से समस्या सुलझ जाना चाहिए, किस मापदंड पे, मतलब क्या बातचीत होनी चाहिए, क्या कैसी बातें तय होनी चाहिए, बताइए। देखिए, इजराइल की जो जनता है वो भी, वहाँ का जो मिडिल क्लास है वो तो ऐशो आराम में रह रहा है, वहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है वो भी ऐशो आराम में रह रही है, पर इजराइल की भी एक बड़ी जनसंख्या है, बड़ी आबादी है, वो इस तरीके के आर्थिक शोषण का शिकार है। और फिलिस्तीनियों पर लगातार जो शोषण जारी है वो ना तो इजराइल के पक्ष में है, ना वो फिलिस्तीन के पक्ष में है, ना वो भारत जैसे देशों के पक्ष में है, क्योंकि इससे साम्राज्यवादी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा और वो लगातार इस तरीके के हमलों से विकासशील देशों पे अपना कब्जा जमाए रखेंगे। आपका सवाल मैं भूल गई, एक बार फिर से बोल दीजिए। मैंने पूछा कौन सी मापदंड रखना चाहती है? आप कहती है कि बातचीत से समस्या का सुलझाना होना चाहिए, क्या कौन सी बातचीत होनी चाहिए, क्या उसमें शर्तें होनी चाहिए? देखिए, बातचीत में यही होना चाहिए कि दोनों कम्युनिटी सेम तरीके का शोषण झेल रही है। दोनों कम्युनिटी जो है मंदी, बेरोजगारी का शोषण झेल रही है। अगर वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ होंगे तो ये दोनों के खिलाफ में है, अगर वो दोनों एकजुट होंगे तो ये दोनों के सही में है। तो इसलिए ज़रूरत है कि वहाँ पर सेकुलर बातचीत, वहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है। एक कहता है हमारा ये धार्मिक स्थल हमारा है, दूसरा कहता है, वो कैसे एक होंगे, कैसे सुलह किया जाए? बता देना चाहती हूँ कि जो ताकतें होती है ना, जिनका हित होता है, चाहे वो राजनीतिक हित हो, चाहे वो अपना उपनिवेश बढ़ाने का हित हो, वो अपने पक्ष में जनता का फायदा उठाती हैं। और वहाँ की जो जनता है वो नहीं चाहती कि हम लोग को क्या वो नहीं चाहती है कि वो, उनका कहने का मतलब है कि जनता जागरूक होना चाहिए। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि इजराइल में भी ऐसे लोग हैं जो फिलिस्तीन के खिलाफ जो लगातार हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं। सिर्फ इजराइल में नहीं, भारत में भी ऐसे लोग हैं। सिर्फ भारत में नहीं, देश के अलग अलग कोने में ऐसे लोग हैं जो इस तरीके के हमले के खिलाफ हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, और हम लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट के जरिए यही मैसेज देना चाहते हैं कि क्या ये एक सॉल्यूशन है कि सारे संसाधन जो है या फिर इस तरीके की बर्बर हमला करके आप मानवता को तार तार करके मासूम लोगों की जानें ले लें, या फिर दोनों कम्युनिटी बैठ के बात करें। बात करने के बहुत तरीके हैं, बात करने के इसलिए तरीके हैं क्योंकि उनका जो शोषण का आधार है वो एक जैसा है। क्योंकि जो इजराइल की सरकार है वो भी उस देश के आम लोगों के लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर रही है। उनका भी जो वर्चस्व है वो सिर्फ मिडिल क्लास को खुश करने का है और अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने का है, और यूएसए के साथ सपोर्ट में मिलके गाजा पट्टी पे हमला करने का है। भारत के प्रधानमंत्री ने फिलिस्तीन के लिए राहत सामग्री भेजी हैं, दवाइयाँ भेजे हैं, मेडिकल सामान भेजे हैं, फिलिस्तीन पहुंच गए सारे सामान। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आप किसी भी मुद्दे को लेकर अपनी राय स्पष्ट करते हैं, अपना स्टेटमेंट स्पष्ट करते हैं, पर भारत का ऐसा कोई स्पष्ट स्टेटमेंट नहीं आया है कि जो इजराइल ने किया है फिलिस्तीन पे वो गलत है। आप या फिर पक्ष में हो सकते हैं, आप या फिर खिलाफ हो सकते हैं। राहत सामग्री आप प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए हमदर्दी है हमारे दिल में, हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, हमास जो है, और उसके बाद फिलिस्तीन के साथ जो बर्बरता हुई उसके लिए उन्होंने राहत सामग्री भी भेजी है। तो उनके कहने का मतलब कि दोनों तरफ से जो है रणनीति उनकी बनी हुई विदेश नीति है ये। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों चीज़ें उनकी विपरीत है। एक तरफ वो राहत सामग्री भेज रहे हैं ताकि उनका जो चरित्र है, सो कॉल्ड चरित्र है कि वो बहुत ही डेमोक्रेटिक है, बहुत ही लिबरल है, इस मैसेज को संसार में भेज सकें। अगर इतने ही वो लिबरल है, इतने ही डेमोक्रेटिक है, इतने ही ह्यूमैनिटेरियन है, तो इस हमले के खिलाफ वो बोलते। इस हमले के खिलाफ इजराइल का पक्ष नहीं लेते। गाजा स्ट्रिप में जो दशकों से लोग वहाँ पे सड़ रहे हैं, इतने छोटी सी जगह पे असंख्य लोग, लाखों लोग इतनी छोटी सी जगह पे भुखमरी, बेरोजगारी, शोषण, कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से उन्होंने बात की, उन्होंने हमदर्दी जताई, कहा कि भारत उनके साथ है। देखिए, हमदर्दी वही मैं कहना चाहती हूँ कि देश की सरकारें जो होती हैं उनकी हमदर्दी उस देश की जनता के साथ होती है, या उनका जो गठजोड़ होता है उस गठजोड़ को और मजबूत करने के लिए, जिसमें उनका पॉलिटिकल फ़ायदा होता है, जिसमें उनका पॉलिटिकल एजेंडा छुपा होता है, उसको बचाने के लिए होती हैं। तो साफ है, विदेश नीतियों के कुछ नियम कानून होते हैं, उसी के तहत सरकारें चलती हैं। आपको ये भी तो समझना पड़ेगा, हम किसी से खुला दुश्मनी नहीं कर सकते हैं।
विदेश नीति के कानून कौन बनाते हैं? आप सोच लीजिए, कोई किसी देश का कैसा करेक्टर है, किसी देश का कैसा नेचर है, उस पर डिपेंड करता है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे बनेगी। फॉरेन पॉलिसी का मतलब क्या है? फॉरेन आप पॉलिसी चाहती हैं कि इजराइल से खुला दुश्मनी कर ले भारत? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इजराइल का जो हमला है फिलिस्तीनी लोगों पे, गाज़ा पट्टी पे, वो एकदम निंदनीय है। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। ये मानवता के खिलाफ है। और वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी धड़कनें रुकती नहीं है बम के बाद, जहाँ की जो औरतें हैं वो एकदम काली आग में निकल रही है। एक चीज़ ये भी है कि जब भारत पर अटैक होता है, चाइना पाकिस्तान अटैक करते हैं, और जब युद्ध होता है भारत से, तो इजराइल ही हथियार देता है और खुफिया जासूस जो रडार देते हैं और तमाम चीज़ें देता है, भारत की मदद करता है। इजराइल से ये सारी चीज़ें आती हैं और भारत की मदद होती है युद्ध में। मैं यही कह रही हूँ कि हम लोग युद्ध के खिलाफ हैं। हम ये नहीं कह रहे कि भारत इजराइल चीन को क्या कैसी मदद दे रहा है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो मदद जनता के पक्ष में है तो वो मदद है, अगर वो जनता के खिलाफ है तो वो मदद नहीं है। अगर वो मदद सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा के लिए सेट करके रखी गई है, सिर्फ युद्ध को बढ़ावा देने के लिए रखी गई है। आज तक हमने देखा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा है, सेकेंड वर्ल्ड वार देखा है, आप मुझे बता दीजिए उसमें नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है? लाखों करोड़ों लोग 2-2 साल में गायब हो गए हैं। वहाँ की जो जनरेशन है वो सालों तक विकलांग पैदा हुई है। तो युद्ध से किसी का फायदा नहीं हुआ है, युद्ध से सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। और हम लोग इस युद्ध के खिलाफ है, हम लोग इस युद्ध के खिलाफ बोल रहे हैं। और मासूमों की जो जाने जा रही हैं, जो लगातार दशकों से कोई आप पर अटैक करेगा तो आप डिफेंस तो करेंगी ना? देखिए, मान लीजिए पाकिस्तान आप पर अटैक करता है, भारत को डिफेंस तो करना पड़ेगा। अगर आप युद्ध के खिलाफ है तो पाकिस्तान को समझाइए कि हमारा जो 40% जो उसने कब्जा कर रखा है, 30% वो वापस कर दे और हम शांति प्रिय रहेंगे। देखिए, आप बहुत ही डिटेल में जा रही हैं और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बातचीत के जरिए भी हल हो सकता है। मामला चाहे कुछ भी हो, मामला चाहे लैंड का हो, मामला चाहे किसी भी चीज़ का हो। हम ये कह रहे हैं, 2 सरकारें हो, चाहे किसी का भी मतलब हो, बातचीत को आप जितना खुला रखेंगे उतनी चीज़ें आसानी से हो सकती हैं। क्योंकि युद्ध में कितने नेता की जाने गई हैं, युद्ध में कितने पूंजीपतियों की जाने गई हैं। सवाल उठाइए, उस युद्ध से किसको सबसे ज़्यादा नुकसान होता है? मैं बार बार वही कह रही हूँ, चाहे वो युद्ध पाकिस्तान इंडिया के बीच में हो, चाहे वो किसी भी देश के बीच में हो, युद्ध एकदम हानिकारक रहा है। और हम युद्ध का सोल्यूशन क्या है? कैसे सारे देश एकजुट से मिलकर रहेंगे? बात करके जरिए हो सकता है। और इसके पीछे मैं आपको रणनीति बता देना चाहती हूँ। इसके पीछे जो अमेरिका का जो मकसद है, वो चाहता है कि ये साम्राज्यवाद को बरकरार रखना चाहता है। इसके जरिए वहाँ जो तेल का भंडार है, ठीक है, मिडल ईस्ट में तेल का भंडार है, उस पर कब्जा जमाना चाहता है। इन सब के कारण ये युद्ध जैसी संभावनाओं को बढ़ावा मिलता है। तो आपने सुना किस तरीके से जो है इन्होंने पूरा समझाया। युद्ध नहीं चाहती जनता है, चाहे वो किसी भी देश की जनता हो, युद्ध नहीं चाहती। और युद्ध होता है तो कभी कोई नेता नहीं मरता, मरते हैं तो सैनिक और आम जनता को तकलीफ होती है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद।